I hope each one of you are doing great. So, good morning, all. Good morning, Jai Hind. Hope each one of you are doing good. बताइए भाई, good morning, all. So, good morning, all. Good morning, Jai Hind. बताइए भाई. And in this session, we'll essentially go through the topic of Vice President and the topic of Prime Minister. ठीक. अब अगर हम कई बार देखते हैं तो हमारे देश में पॉलिटी में, एडमिनिस्ट्रेशन में अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट को एक हाईएस्ट ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंस पे रखा गया है. ठीक. हम देखते हैं कि उनकी एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. बट द क्वेश्चन कम्स अप दैट हाउ इंपॉर्टेंट इज द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. क्लियर. सवाल ये उठता है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो कितना इंपॉर्टेंट है, वाइस प्रेसिडेंट का क्या रोल है. ठीक. और वाइस प्रेसिडेंट को कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा. ठीक. अगर हम ये वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस देखें तो भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो मॉडल्ड है यूएस वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस पे. ठीक है. जैसे यूएस वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस काम करता है उसी प्रकार से कुछ जो अहमियत है वो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट के भी ऑफिस को दी गई है. क्लियर. नाउ हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस ऑफिस. Okay, and what all responsibilities have to be fulfilled by the vice president, that again becomes very important. ठीक. अब यहां पर अगर बात करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि ये जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक, अभी रिसेंटली चेंज हुए 2025 के एंड में ही सीपी राधाकृष्णन जी जो है उन्हें भारत का उपराष्ट्रपति बनाया गया. ठीक है. तो आज के इस सेशन में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपॉइंटमेंट. ठीक. उसके बाद रिमूवल और अगला है रेस्पॉन्सिबिलिटी. क्लियर. ये तीन सबसे जरूरी चीजें वाइस प्रेसिडेंट
और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों ही हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक, अब सबसे पहले अगर बात करें वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, तो पार्ट 5 में ही आर्टिकल 63 से 73 के बीच में ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट दिया गया है। ठीक है, अब ये जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक, वाइस प्रेसिडेंट होल्ड्स द सेकंड हाईएस्ट पोजीशन, सेकंड हाईएस्ट पोजीशन, और ये है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, अब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो शब्द है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, एक्स ऑफिशियो का मतलब है बाय डिफॉल्ट, मतलब जो व्यक्ति भी भारत में उपराष्ट्रपति बनेगा वो स्वतः राज्यसभा का सभापति कहलाया जाएगा। ठीक है, तो वो राज्यसभा का सभापति कहलाया जाएगा। ठीक, तो ये जो जिम्मेदारी है ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी गई है। ठीक, अब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एक्चुअल उनका रोल क्या है, उन्हें अपॉइंट कैसे करते हैं, ये भी सारी चीजें अब हम लोग देखते हैं। ठीक, अब सबसे पहले इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ओके, तो मैं देख रहा हूं कि अभी भी काफी स्टूडेंट्स जो हैं दे आर लेट इन ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। ओके, तो भाई ये गलती नहीं, लेट नहीं होना है। ओके, चलिए, अब यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं कि रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इसके साथ साथ क्या क्या जिम्मेदारियां निभाते हैं। ठीक है, essentially we must also know that which all articles are modeled around this office। ठीक है, पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, जो आर्टिकल 63 है, ठीक है, आर्टिकल 63 टॉक्स अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 63 से 73 बात की गई। आर्टिकल 63 talks about the office of वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक, अच्छा, आर्टिकल 64 कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ही विल बी दी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, मतलब बाय डिफॉल्ट वो राज्यसभा के सभापति कहलाए जाएंगे, और उसके अलावा वो कोई भी लाभ के पद पर आसीन नहीं हो सकते। ठीक है, उसके अलावा वो किसी भी लाभ का पद या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहां पर दूसरी जो चीज आती है वो आती है आर्टिकल 66 के द्वारा, जो कहते हैं इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कि भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका इलेक्शन किस प्रकार से कराया जाएगा। ठीक है, अब ये जो वाइस प्रेसिडेंट है, पहले एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक, सबसे पहले आर्टिकल 66 में तो बात की गई उनके इलेक्शन की, और उसी में एलिजिबिलिटी बताई गई। ठीक है, अब यहां पर ये जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, दे आर अगेन इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, वो भी जो एक इलेक्टर्स हैं उनके ग्रुप के द्वारा उन्हें इलेक्ट किया जाएगा। ठीक, अब ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है, ये जो ग्रुप है, ठीक, इसमें कौन होंगे? ऑल एमपीज, सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, मतलब इसमें ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा के टोटल जो 543 मेंबर्स हैं वो रहे, और राज्यसभा के जो 245 हैं वो मेंबर्स रहे। क्लियर?
ऑल मेंबर्स होंगे। क्लियर? इसमें ऐसा नहीं है कि इलेक्टेड होंगे या स्टेट्स के भी होंगे, तो यहां पर ओनली एमपीज। ठीक है, क्लियर? स्टेट्स का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है यहां पे। ठीक, अब कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है? सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, मिनिमम एज 35 ईयर्स एंड क्वालिफाइड टू कंटेस्ट इलेक्शंस टू दी राज्यसभा। राज्यसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल क्वालिफाई होना उनका आवश्यक है। ठीक, अब यहां पर भी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। क्लियर? और जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो इलेक्टर्स हैं दे आर ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के सभी जो मेंबर्स हैं वो इनके हिस्से बनाए जाएंगे। ठीक, नाउ अब ये नॉमिनेशन कैसे फाइल होगा इनका वो देखते हैं। नॉमिनेशन, नामांकन कैसे भरेंगे? अब चुनाव लड़ने से पहले नामांकन भी भरना है। ठीक, तो नामांकन कैसे भरा जाएगा वो भी देखते हैं। क्लियर? अब नामांकन की अगर हम लोग बात करें, ओके, नामांकन की अगर यहां पर बात की जाए तो इनका नामांकन आप ध्यान रखिए कि पहले इनका जो कैंडिडेचर है, अब इन्हें अगर चुनाव लड़ना है तो कोई भी ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है इसके सारे जो मेंबर्स हैं उन्हें इलेक्टर्स कहते हैं। ठीक, यहां पर इनका नाम कम से कम 20 इलेक्टर्स जो हैं proposed by at least 20 electors as proposers and 20 more as seconders। ठीक है, 20 इलेक्टर तो प्रपोज करेंगे और फिर 20 और उनके नाम का समर्थन देंगे। मतलब पहले प्रस्ताव रखेंगे, ये 20 लोग कहेंगे कि हम चाहते हैं ये व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़े। ठीक है, और फिर 20 और लोग ये समर्थन देंगे कि हां हम समर्थन करते हैं इस प्रस्ताव का कि ये भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़े। ठीक, ये भी चुनाव लड़ने के लिए 15,000 रुपए आरबीआई में जमा करेंगे। ठीक है, और अगर इन्हें 1/6 से कम वोट्स मिलते तो ये पैसे इन्हें वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमने जैसे प्रीवियसली इनके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में देखा था, सेम उसी प्रकार से यहां पर भी वो कंडीशन रखी जाएगी। क्लियर? सो इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भी इस प्रकार से तय किया जाएगा। ठीक, अब इनका भी जो चुनाव है पहले मैंने आपको बताया कि इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होगा। ठीक है, तो यहां पर भी कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा। क्लियर? इसके साथ साथ ये जो इलेक्शन है दैट विल बी कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उन्हीं के द्वारा ये इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक, अब इलेक्शन कैसे हुआ? फर्स्ट इट इज सीक्रेट बैलेट। क्लियर? तो जैसे एक बैलेट बॉक्स बनेगा, ठीक है, उसके अलावा यहां पर भी प्रेफरेंशियल वोटिंग कराई जाएगी। क्लियर? मतलब यहां पर जो बैलेट पेपर दिया गया उस बैलेट पेपर में सपोज 4 कैंडिडेट है। क्लियर? तो सब अपनी प्रेफरेंसेस मार्क करेंगे, पहले नंबर पर ए, दूसरे पर डी, तीसरे पर बी, चौथे पर सी, ऐसे ये इलेक्शन लड़ा गया। ठीक, उसके बाद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में यहां पर अलग से फॉर्मूला देने की जरूरत नहीं है, वहां पर तो हमने देखा कि वैल्यू ऑफ वोट तय की गई थी। क्लियर? क्यों? क्योंकि वहां पर एमपीज और एमएलए दोनों थे, बट यहां पर सिर्फ एमपीज हैं तो सबके वोट की वैल्यू सेम है। ठीक, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम वैसे ही होगा जैसा मैंने आपको बताया था कि यहां पर फर्स्ट राउंड काउंटिंग का होगा। क्लियर? फिर सेकेंड राउंड होगा काउंटिंग का। क्लियर? और उसी प्रकार से जो यहां पर
votes of candidates which are out of race will be transferred। ठीक है, वो जो वोट्स है उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ द वोटिंग शैल टेक प्लेस। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर आता है कंडीशंस ऑफ ऑफिस। क्लियर। अच्छा, तो ये प्रोसेस आपको सेम वैसा ही है जैसा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो अगर किसी को भी कोई डाउट है, एक बार प्लीज प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मैंने एग्जांपल लेके बहुत डिटेल में समझाया था, आप उसे देखिएगा। ठीक, अब हमारे यहां पर आर्टिकल 67 जो है वो बात करता है टेन्योर ऑफ ऑफिस की। ठीक, कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो 5 साल के लिए नियुक्त किए जाएंगे। क्लियर। जब वो इलेक्ट होंगे उन्हें शपथ दिलाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर। एंड ही इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, वो कितनी भी बार दोबारा उन्हें उनके पद पर चुना जा सकता है। ठीक, जितने भी इलेक्शन डिस्प्यूट्स हैं दे विल बी टेकन अप बाय सुप्रीम कोर्ट। क्लियर। तो अगर उनके चुनाव में लेकर कोई भी दिक्कत आती है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास मुद्दा उठाया जा सकता है। ठीक, अच्छा, अब आप देखिए कि यहां पर वाइस प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, अगर उन्हें इस 5 साल के बीच में हटाना है, ठीक है, अगर उनका टेन्योर है 5 इयर्स का, ठीक है, अगर वो चाहें तो वो रिजाइन कर सकते हैं बाय राइटिंग टू दी वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, इसके बाद अगर वो उसके बीच में से, ठीक है, उन्हें हटाया जाना है देन ही कैन बी रिमूव्ड। क्लियर। अब उन्हें जो रिमूव किए जाने का तरीका है, ठीक है, अब वो जो तरीका है वो तरीका आप देखेंगे किसी भी प्रकार से वो कुछ वैसा ही है, मिलता जुलता है, सेम नहीं है, मिलता जुलता है जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता था। ठीक है, अब कैसे हटाते हैं उन्हें वो देखेगा। अब उसे हम लोग कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ रिमूवल। ठीक है, नाउ दिस रिजोल्यूशन ऑफ रिमूवल, ओके, इट कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर हाउस। क्लियर, ओ सॉरी, ये जैसे प्रेसिडेंट के केस में हम देखते थे कि रिजोल्यूशन कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर हाउस, बट इनके केस में ये जो रिजोल्यूशन ऑफ रिमूवल है इट कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन राज्यसभा। ठीक है, वो सिर्फ राज्यसभा में लाया जा सकता है प्रस्ताव उन्हें हटाए जाने का। ठीक, और ये जो इनिशिएट किया जाएगा इट कैन बी इनिशिएटेड आफ्टर गिविंग देम अ नोटिस ऑफ 14 डेज। ठीक है, उन्हें 2 हफ्ते का पहले एडवांस नोटिस दिया जाएगा। ठीक, और एडवांस नोटिस दिए जाने के बाद ही उन्हें हटाया जा सकता है। ठीक, ओके। अब ये जो उन्हें प्रस्ताव लाया गया, ठीक है, इस प्रस्ताव को लाए जाने के बाद उस समय पर जितने मेंबर्स हैं, ठीक है, उस समय पर जितने मेंबर्स हैं, इट मस्ट बी पास्ड बाय देन मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स। ठीक है, बाय दी देन मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स। ठीक है, क्लियर। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि यहां पर जब उन्हें हटाए जाने का प्रस्ताव लाया गया, ठीक है, उस प्रस्ताव को पहले तो यहां पर राज्यसभा ने पास किया। क्लियर, तो ये जो प्रस्ताव है इट मस्ट बी पास्ड बाय दी देन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है, उनके मेंबर्स की मेजॉरिटी से पास हुआ। ठीक है, और उसके बाद ये कहा जाता है एंड देन
मस्ट बी एग्रीड बाय लोकसभा। ठीक है, अब मस्ट बी एग्रीड बाय का मतलब कि लोकसभा भी फिर उसे सिंपल मेजोरिटी से पास करेगा। क्लियर, कि सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा बताएगा कि हां हम भी इस प्रस्ताव के फेवर में हैं। क्लियर, तो एक बार जब ये दोनों चीजें हो गई, ठीक, देन वाइस प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड। क्लियर, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो फिर अपने पद से हटा दिए जाते हैं। ठीक, अब ये जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये आप देखेंगे कि जब वाइस प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से रिमूव कर दिया गया, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट अपने ऑफिस से रिमूव हो गए, फिर जो नए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, ठीक है, नए वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, द इलेक्शन ऑफ नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इज टू बी हेल्ड विद इन 60 डेज। क्लियर, अगले 60 दिनों के अंदर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव फिर कराया जाएगा। क्लियर, तो ये सभी जो प्रस्ताव है, ये सभी जो चीजें हैं वो यहां पर लाई जाती है। क्लियर, सो आपको ये समझना है कि किसी भी प्रकार से यहां पर, ठीक है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो है वो जो फ्रेश इलेक्शन है वो अगले 2 महीने के अंदर कराया जाना है, बल्कि जब राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है तो उनका इलेक्शन विद इन 6 मंथ्स कराना होता है। ठीक है, ये आपको एक जो डिफरेंस है ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आपको समझना जरूरी है कि कैसे ये जो प्रस्ताव है ये लाया जाएगा, कैसे इस प्रस्ताव को इनिशिएट किया जाएगा। ठीक, क्लियर, चलिए, ओके, नाउ मूविंग अहेड, अगली चीज अगर हम लोग यहां पर देखते हैं, ठीक है, अगला जो चीज यहां पर लाई गई, ठीक है, अगली चीज जो यहां पर लाई गई अब ये है, आई होप ये सबको क्लियर है, समझ आ रहा है कि कैसे कैसे इनका रिमूवल किया जा रहा है। ठीक, अगला आता है फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अब एक तो हमने बात करी कि उनकी जिम्मेदारियां क्या है। पहला, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा के सभापति ये कहलाए जाएंगे। ठीक, अब राज्यसभा के सभापति कहलाए जाने का मतलब है कि इनकी जो मेन जिम्मेदारी है वो है राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स को सही प्रकार से चलाना। ठीक है, कि राज्यसभा में जो कार्रवाई है वो सही प्रकार से चल रही है या नहीं। ठीक, वो इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, असली काम इन्हें वो ही करना है। ठीक, अब अगला काम है ही एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पर एक्ट करेंगे इन हिज एब्सेंस। क्लियर, अब ये जिम्मेदारी जो है ये कब तक निभा सकते हैं, क्या जिम्मेदारी निभाई जाएगी, ठीक है, कितने लंबे समय तक ये जिम्मेदारी निभाएंगे, ये है। क्लियर, अच्छा, उससे पहले और कुछ चीजें, ठीक है, इन्हें जो ओथ दिलाई गई, ठीक है, वो मैंने बताया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्हें ओथ दिलाते हैं, और ये ओथ इनकी मेंशन की गई है आर्टिकल 69 में। क्लियर, आर्टिकल 69 के हिसाब से इन्हें जो ओथ है वो दिलाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, अब जिम्मेदारी आती है कि जब वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर, अब एक्टिंग प्रेसिडेंट आर्टिकल 70 कहता है कि यहां पर ही शैल बी द एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक है, अब जितने समय के लिए ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर रहेंगे, पहली चीज तो मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ्स, ये 6 महीने से ज्यादा टेम्परेरी प्रेसिडेंट के तौर पर जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, पहली चीज तो। क्लियर, अगली चीज यहां पर आप देखेंगे कि ये जो एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये जो एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ठीक है, इस समय के दौरान ही इज एलिजिबल फॉर सेम सैलरी
एंड अलाउंस एज प्रेसिडेंट। मतलब अगर भारत के राष्ट्रपति ने रिजाइन कर दिया और नए राष्ट्रपति अभी चुने नहीं गए हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट वहां पर एक्टिंग प्रेसिडेंट की भूमिका निभाएंगे। और अगर वो 1 महीने के लिए टेम्परेरी प्रेसिडेंट रहे, 1 महीने के लिए वो टेम्परेरी 2 महीने के लिए रहे, तो उस समय उन्हें सेम वही सैलरी दी जाएगी जो प्रेसिडेंट को दी जाती है। क्लियर? बट ऐसा नहीं है कि वो बचा हुआ जो पूरा कार्यकाल है उसे वो ही संभालने, वो ही राष्ट्रपति कहलाए जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक? तो ये आप लोग देखते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल है जो उनके द्वारा प्ले किया जाएगा। ठीक? अगली चीज यहां पर आप ये देखेंगे कि अगर ये राष्ट्रपति बनना चाहें, ठीक है, सो ही कैन रिजाइन एंड contest elections to the office of प्रेसिडेंट। ठीक है, तो अगर ये चाहें, ये रिजाइन करके, ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक, पर ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़े बिना ये हमेशा के लिए राष्ट्रपति बन जाए, ऐसा नहीं है। क्लियर? दूसरी चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं तो उसके बाद वो फिर पूरे 5 साल के लिए चुने जाते हैं, वो 5 साल से कम के लिए नहीं उन्हें इलेक्ट किया जाता। ठीक? क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो इन्हें दी गई हैं। ठीक? क्लियर? आई होप ये ऑफिस ऑफ जो प्रेसिडेंट है वो क्लियर है आपको। ठीक? अब ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि यहां पर ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है, प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है, प्राइम मिनिस्टर क्या जिम्मेदारी संभालते हैं। अभी कल से इतना न्यूज में आ रहा है कि नया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है पीएमओ, उसका वो चेंज हो गया है, उन्हें नई जगह सेवा तीर्थ के तौर पर उसे एस्टेब्लिश किया गया। ठीक, अब यहां पर अगर आप देखते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 74 टू आर्टिकल 78 बात करते हैं ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर की। क्लियर? कि ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या है, आर्टिकल 74 से आर्टिकल 78 के बीच में, ठीक है, उनकी बात की जाती है। क्लियर? अब आप देख सकते हैं कि हमारे देश में इतने लंबे समय तक राष्ट्रपति जो थे, वो प्रधानमंत्री जो है वो बनाए गए। ठीक है, इंदिरा गांधी जी से, नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी जी, नरेंद्र मोदी जी, ये सभी प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, सब बड़े मशहूर रहे। ठीक है, यहां पर अगर सभी प्रधानमंत्री देखे जाएं, ठीक है, तो नेहरू जी जो हैं, ठीक है, वो 1947 से 1964 तक रहे। ठीक है, तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि नेहरू जी जो हैं उन्होंने काफी लंबा एक कार्यकाल जो था वो संभाला। ठीक है, 2014 से 2026 तक, ठीक है, मोदी जी अभी तक रह चुके हैं। क्लियर? इनके अलावा आप ये देख सकते हैं कि जो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहे, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी रहे। ठीक है, उनके अलावा गुलजारी लाल नंदा जो है वो टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए। क्लियर? पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई रहे। ठीक, तो ये अलग अलग हमारे देश में पीएम्स जो हैं ये अपॉइंट किए गए। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इनका रोल क्या है। ठीक, अब सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। रियल एग्जीक्यूटिव जो है, मतलब असली जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के ही पास है। ठीक है, आर्टिकल 74 से 78 के बीच में ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मेंशन किया गया। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर जो है भारत में राष्ट्रपति के एक प्रमुख सलाहकार के तौर पर जिम्मेदारी निभाते हैं। ठीक, यहां पर आप देखिए कि ही इज द लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर?
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या डिसीजन है, वो राष्ट्रपति को कैसे कन्वे करना है, राष्ट्रपति का क्या निर्णय है वो अपने मंत्रिमंडल को बताना है, ये सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है। क्लियर? तो हमारे देश की सरकार के, आप ध्यान रखिए, हेड ऑफ द कंट्री इज प्रेसिडेंट बट हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर। ठीक, अब he is the principal representative of country on all international platforms। आप देखते हैं हमारे देश के एक प्रमुख प्रतिनिधि के तौर पर हमेशा प्रधानमंत्री जाते हैं। ठीक है, और यहां पर ये प्रेसिडेंट के एक मेन प्रमुख सलाहकार भी हैं। ठीक, अच्छा, अब आप एक चीज देखिए कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो बनाई गई है, क्लियर, हमारे देश में जो संसदीय प्रणाली स्थापित की गई है, उस संसदीय प्रणाली में भारत के राष्ट्रपति की एक बहुत बड़ी, भारत में प्रधानमंत्री की एक बहुत बड़ी भूमिका है। क्लियर, और इसीलिए प्रधानमंत्री जो है उन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। क्लियर, अब यहां पर अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर कौन है, अगर सवाल ये पूछा जाए कि डिफाइन द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्लियर, सो प्राइम मिनिस्टर इज लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा। क्लियर, मतलब लोकसभा में जो लीडर, मतलब लोकसभा के जो सांसद हैं, ठीक, मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स अगर चुन के ये कह दें कि ये व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, तो राष्ट्रपति उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे। क्लियर, इसीलिए आप ये देख सकते हैं कि ये जो ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड शुड बी एन एमपी। क्लियर, वो यहां पर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। क्लियर, तो यहां पर तो पहले आर्टिकल 74 कहता है, आर्टिकल 74 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि एक मंत्रिमंडल होगा प्रधानमंत्री के साथ जो राष्ट्रपति को सुझाव देगा, एडवाइस देगा। क्लियर, तो यहां पर देयर हैज टू बी अ प्राइम मिनिस्टर and council of ministers to aid and advise the president। ठीक है, टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर, ओके। दूसरी चीज है, आर्टिकल 75 कहता है कि ये अपॉइंट कैसे किए जाएंगे। क्लियर, इनके अपॉइंटमेंट का क्या तरीका है, इनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, ठीक है, वो बताए गए। ओके, अब आप देखिए, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब अब आपको बहुत एक सिंपल तरीका बताऊं, जो भी भारत में प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, जैसे इस समय पर गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी लेड जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, उनकी सरकार है। ठीक है, अब ये जो उनकी सरकार है, उस सरकार ने, उस सरकार के, उस ग्रुप के, अलायंस के जितने एमपीज हैं, उन्होंने कहा, लिख के दिया कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं, या हमारे जो नेता हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक, अब ऐसे केस में क्या हुआ है कि राष्ट्रपति को ये कंपलसरी है कि वो नरेंद्र मोदी जी को अपॉइंट करें। क्लियर, अगर ये अलायंस जो है, ये ग्रुप जो है, ये गठबंधन जो है, इसके सभी मेंबर्स लिख के दे दें, कल कह दें कि आज वो लिख के दे दें कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं या हमारे नेता जो हैं वो किसी और का नाम ले दें, सपोज वो कह दें कि हमारे नेता आज से योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति उन्हें प्रधानमंत्री बना देंगे। क्लियर, अब जो भी व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, ठीक है, ही शुड बी a member, he should be an MP of either लोकसभा और राज्यसभा। वो या तो लोकसभा के मेंबर होंगे या राज्यसभा के मेंबर होंगे।
ठीक। अब इन्होंने कहा कि भारत में जो गठबंधन है, उन्होंने कहा अरे नहीं, आजकल तो क्रिकेट की बड़ी हवा चल रही है, लोग क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं, और ये सभी एमपीज अगर लिख के दे दें राष्ट्रपति को कि आज से हमारे नेता विराट कोहली जी हैं, ठीक है, तो प्रधानमंत्री के तौर पर विराट कोहली को अपॉइंट कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि पीएम शुड बी एन एमपी ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, बट प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो अपॉइंट someone who is not an MP, ठीक है। राष्ट्रपति जो है वो मेंबर्स की मेजॉरिटी कहने पर किसी ऐसे व्यक्ति को भी बना सकते हैं जो एमपी ना हो, ठीक। अब ऐसी स्थिति में पीएम अपॉइंटेड shall have to become a member of either लोकसभा और राज्यसभा विद इन 6 months, ठीक है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया गया है जो मेंबर नहीं है, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर नहीं है, उस व्यक्ति को फिर अपने अपॉइंट होने के 6 महीने के अंदर उसे मेंबरशिप हासिल करनी पड़ेगी, उसे मेंबरशिप जो है वो होल्ड करनी पड़ेगी। क्लियर? ओके। अब यहां पर आप देखिए कि ये जो ऑफिस है, ठीक है, दिस अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिस, और ये कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो यहां पर अगला कंसेप्ट आता है, द प्रेसिडेंट shall appoint the PM first and may ask him to prove the majority later। मतलब अब यहां पर चुनाव खत्म हुए और चुनाव खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री जो है उन्हें पहले नियुक्त कर दिया जाएगा और बाद में उनसे कहा जाएगा कि अब आप अपना जो बहुमत है वो सिद्ध कीजिए। अब ये बहुमत क्या होता है, ये मेजॉरिटी क्या है, ठीक। अब सरकार बनाने के लिए टू फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है, अब लोकसभा में टोटल सीट है 543। क्लियर? तो यहां पर आपको चाहिए 272 कम से कम, ठीक है। तो यहां पर वो पहले तो व्यक्ति से कहेंगे कि आप मंत्री बन जाइए, ठीक है, और उसके बाद आप अपना बहुमत सिद्ध करना। क्लियर? तो यहां पर ये जो टाइम है वो है विद इन 1 month, ठीक है। 1 महीने के अंदर उन्हें अपनी मेजॉरिटी यहां पर प्रूव करनी है, ठीक। अब दूसरी चीज क्या है, अगली चीज यहां पर क्या आती है, ठीक। जैसे अब की बार अगर हम एग्जांपल लें तो बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई, ठीक है, बट बीजेपी की तो 272 मेंबर नहीं है, ठीक। तो बीजेपी की अराउंड आई 240 सीट्स, ठीक है, 30-32 सीट कम रह गई। क्लियर? तो ऐसे केस में भी बीजेपी के एमपी, क्योंकि वो सबसे बड़ा दल था, सबसे बड़ा समूह था, गठबंधन था, उन्होंने कहा कि हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, राष्ट्रपति ने मोदी जी को अपॉइंट कर दिया। क्लियर? उसके बाद 1 महीने का उन्हें समय दिया गया कि अब आप गठबंधन अगर बना सकते हैं तो बनाइए, ताकि आपको 272 से ज्यादा मेंबर्स हों। क्लियर? तो उसके बाद आप ये देखते हैं कि बीजेपी और उनके साथ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने उन्हें सपोर्ट दिया। क्लियर? और फिर इनका जो टोटल नंबर है वो अब 330 के अराउंड पहुंच गया, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहां पर ये जो टाइम है, ये कई बार पूछा जाता है कि ये 1 महीने का ये कितना टाइम होता है, ठीक। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए, ऐसे ही यहां पर जो मंत्री हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। क्लियर? तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो क्योंकि ये लोकसभा के मेजॉरिटी है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सीओएम का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, उनका मंत्रिमंडल, दे आर
कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। उनकी जो एक सामूहिक जिम्मेदारी है वो लोकसभा के प्रति है। ठीक, क्लियर, ओके। इसके अलावा अब प्रधानमंत्री जो हैं, ठीक है, आर्टिकल 75 के अंडर ही शैल रिकमेंड द पर्संस फॉर अपॉइंटमेंट और डिसमिसल इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर। तो प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति का नाम देंगे राष्ट्रपति को, उसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जाएगा। ठीक। दूसरी चीज, बाद में प्रधानमंत्री तय करेंगे कि किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रिमंडल देना है। ठीक। ही शैल प्रिजाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है उन्हें भी ये ही प्रिजाइड ओवर करेंगे, उसकी अध्यक्षता ये करेंगे। ठीक। ही इज प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब जो भी डिस्कशन होगा प्रेसिडेंट और मंत्रिमंडल के बीच में वो पीएम के थ्रू ही होगा। क्लियर। ही शैल रिकमेंड द प्रेसिडेंट द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस। ठीक है, जो संवैधानिक पद हैं जैसे यूपीएससी के चेयरमैन, सीएजी, इलेक्शन कमिश्नर, ऐसे जो रिकमेंडेशंस हैं वो इन्हीं के द्वारा किए जाएंगे। ठीक। ही शैल एडवाइज द प्रेसिडेंट विद रिस्पेक्ट टू समनिंग, प्रोरोगिंग ऑफ सेशंस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑल्सो द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। तो ये मैंने कल आपको बताया था प्रेसिडेंट में कि सेशन को बुलाना, सेशन को एंड करना, लोकसभा को भंग करना, यह सभी तय किया जाएगा यहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बाय डिफॉल्ट चेयरमैन होते हैं, जिनके बाय डिफॉल्ट वो सभापति, वो अध्यक्ष होते हैं, जैसे नीति आयोग। क्लियर। नीति आयोग जो पहले प्लानिंग कमीशन कहलाया जाता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल जो देश में ये सुझाव देते हैं, ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल्स, ओके, नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। ओके, तो हमारे देश को अगर किसी पर न्यूक्लियर अटैक करना है तो वो भी तय यहां पर प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे। क्लियर, ओके। अच्छा, अब एक चीज यहां पर बोली जाती है कि अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक, एंड ये जो प्राइम मिनिस्टर है he holds the office during the pleasure of president। अब इन्हें प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट क्यों कहा गया है? ठीक, अब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये अपने पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक इन्हें बहुमत है। भारत में प्रधानमंत्री को कोई हटाने का तरीका नहीं है, हटाने का एक ही तरीका है कि उनके पास बहुमत ना हो। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पद पर बने हुए। पर आज अगर मेजॉरिटी एमपीज लिख के दे दें कि नहीं हमें किसी और को प्रधानमंत्री बनाना है, तो राष्ट्रपति उन्हें हटाएंगे और किसी और को प्रधानमंत्री बना देंगे। ठीक, अगली चीज आती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब आर्टिकल 74 75 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी बात की गई है। क्लियर, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो किस प्रकार से अपॉइंट होते हैं। ठीक, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आप ये ध्यान रखिए कि दे आर हेडेड बाय द पीएम एंड दे आर द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। क्लियर, वही एक रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। अगली चीज, ही शैल एडवाइज। अच्छा, अब प्रधानमंत्री अपनी जो रिकमेंडेशंस हैं वो देंगे प्रेसिडेंट को। ठीक है, और जिसे वो रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट उसे ही अपॉइंट करेंगे। ठीक, क्लियर, प्रेसिडेंट उसे ही अपॉइंट करेंगे।
क्लियर। अब प्रेसिडेंट जिसे अपॉइंट करते हैं, ठीक, यहां पर अपॉइंट उन्होंने किया, अपॉइंट करने के साथ साथ ही जो भी व्यक्ति मिनिस्टर बनाया जाएगा वो मेंबर होगा, एमपी होगा लोकसभा या राज्यसभा का, ठीक है। बट प्रधानमंत्री के कहने पर किसी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो ना ही लोकसभा का मेंबर हो ना ही राज्यसभा का मेंबर हो, ठीक है, ठीक है। अगर ऐसे व्यक्ति को बना दिया गया देन he should take up membership within 6 months, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को फिर 6 महीने के अंदर मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, या तो लोकसभा की या राज्यसभा की, ठीक, ओके। अब यहां पर आप देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इज बाइंडिंग अपॉन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो भी सुझाव प्रधानमंत्री ने दिया राष्ट्रपति को वो सुझाव मानना पड़ेगा, उनके ऊपर ये सुझाव मानना कंपलसरी है, ठीक। नेक्स्ट, एडवाइस टेंडर्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन नॉट बी क्वेश्चनड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को क्या सुझाव दिया, इसे पूछने का अधिकार किसी कोर्ट के पास नहीं है। कोई सुप्रीम कोर्ट भी ये नहीं पूछ सकता कि प्रधानमंत्री ने क्यों ये सुझाव राष्ट्रपति को दिया, ठीक। हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ओके। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ना कई जगह लिखा हुआ होता है कि दिस इज डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय द सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब है सेटिस्फेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्लियर, ठीक है। तो राष्ट्रपति का जो सहमति है वो प्रधानमंत्री की सहमति है, क्लियर। नाउ दे आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। नैतिक तौर पर इनकी जो जिम्मेदारी है, ठीक है, वो सिर्फ लोकसभा के प्रति है, क्लियर। तो यहां पर आर्टिकल 75 का सेक्शन 2 कहता है कि दे आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा, ठीक है। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल, वैसे तो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 75 सेक्शन 3 में है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 75 सेक्शन 2 कहता है कि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा, क्लियर। एक जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है या अविश्वास प्रस्ताव, वो सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, वो लोकसभा के अलावा कहीं नहीं लाया जा सकता, ठीक, क्लियर। और अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रधानमंत्री के खिलाफ पास हो गया तो सभी को यहां पर रिजाइन करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को भी रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक। अगली चीज यहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है दे आर आल्सो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, उन्हें शपथ भी प्रेसिडेंट दिलाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि पूरा जो प्रधानमंत्री और उनका जो मंत्रिमंडल है उन्हें अपॉइंटमेंट और उन्हें शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, क्लियर। अब सबसे जरूरी एक चीज, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ पीएम and his council of ministers shall not exceed 15% of the strength of लोकसभा, क्लियर। तो प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो लोकसभा के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती, क्लियर। तो लोकसभा की अगर स्ट्रेंथ 543 है तो मंत्री जो है वो 15% ऑफ 543 अराउंड 80-81, इससे ज्यादा मंत्रिमंडल में नहीं हो सकते, क्लियर। अगर किसी एमपी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया एंटी डिफेक्शन लॉ पे,
ठीक है, तो ये मैं आपको अभी एंटी डिफेक्शन लॉ आगे पढ़ाऊंगा क्लासेस में। एंटी डिफेक्शन लॉ पे अगर किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो वो फिर मंत्री भी नहीं बन सकता। ठीक, एवरी मिनिस्टर शैल हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ ईदर और बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। हर मंत्री के पास ये अधिकार है कि वो लोकसभा या राज्यसभा किसी के भी सत्र में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, पर उसे किसी मुद्दे पर वोट वो तभी डालेगा उसी हाउस में जिसका वो खुद मेंबर है। जैसे अगर मोदी जी लोकसभा राज्यसभा दोनों की मीटिंग में जा सकते हैं, पर अगर किसी मुद्दे पर वोटिंग कराई जाएगी वो सिर्फ लोकसभा में वोट करेंगे क्योंकि वो वाराणसी से लोकसभा के मेंबर हैं। क्लियर? अगर उन्हें रिजाइन देना है किसी भी प्रधानमंत्री को या किसी मंत्री को तो वो रेजिग्नेशन अपना देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। क्लियर? तो इस प्रकार से ये ऑफिस काम करता है। ठीक, अगला कंपोजिशन। अब ये देखिए, ये जो मंत्रिमंडल है ये भी अलग प्रकार से बनाए जाते हैं मंत्रिमंडल। ठीक, अब यहां पर मंत्रिमंडल में जो मंत्री होते हैं ये रैंक है बस। ये सिर्फ रैंकिंग सिस्टम है, रैंक है जो मिनिस्टर्स को दी जाती है। क्लियर? अब कैसे ये रैंक दी गई? ठीक, पहली रैंक है कैबिनेट मिनिस्टर्स की। पहली रैंक है कैबिनेट मिनिस्टर्स की। ठीक, अब ये कैबिनेट क्या होता है? कैबिनेट का मतलब है कि सरकार की जो की डिसीजन मेकिंग बॉडी है। आप कई बार सुनते हैं ना कि मोदी जी ने अपने कैबिनेट की बैठक बुलाई। ठीक है, तो कैबिनेट जो है उनका सबसे कोर ग्रुप है। ठीक है, वो मेन ग्रुप जिस ग्रुप से वो डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ 10 से 12 इंपॉर्टेंट मंत्री होते हैं बस। ठीक है, जिनसे वो सारा डिसीजन लेते हैं। क्लियर? ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं ये की डिसीजन मेकिंग बॉडी है, पूरे मंत्रालय का डिसीजन ये लेते हैं। मेजर लेजिस्लेटिव फाइनेंशियल मैटर्स, तो क्या कानून बनाए जाने हैं, आर्थिक मुद्दे क्या हैं, ये डिसाइड करते हैं। अगर कोई ऑर्डिनेंस पास होना है, अध्यादेश, कल के सेशन में मैंने प्रेसिडेंट में अध्यादेश बताया था आर्टिकल 123 में। ठीक, तो अध्यादेश कैसे पास होगा, किस मुद्दे पर पास होगा, वो ये तय करते हैं। ठीक, ही शैल अटेंड दी मीटिंग्स, ये जितनी सरकार की मीटिंग्स हैं सब मीटिंग में वो कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं। और ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं इन्हें अपनी सैलरी के अलावा 2000 रुपए पर मंथ दिए जाते हैं एज मिनिस्टीरियल अलाउंस। ठीक, अगली जो रैंक होती है वो होती है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, मतलब ये कैबिनेट मिनिस्टर्स के नीचे वाली रैंक आती है। ठीक है, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ मिलके काम करते हैं। अच्छा, अब ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है ये भी दो प्रकार के हैं। एक तो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, दूसरे हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। इंडिपेंडेंट चार्ज, क्लियर? ये इंडिपेंडेंट चार्ज के मंत्री हैं। ठीक, के मतलब ये किसी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, तो उन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज कहते हैं। क्लियर? कि इन्हें रैंक तो छोटी दी गई बट ये किसी मंत्री के साथ नहीं, ये स्वतंत्र प्रभार से संभाल रहे हैं मंत्रालय। क्लियर? तो इन्हें कहते हैं स्वतंत्र प्रभार। ठीक, अगले आते हैं डेप्यूटी। अच्छा, ये जो मिनिस्टर्स हैं ये कैबिनेट के मेंबर नहीं है और इन्हें 1000 रुपए पर मंथ एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाता है। क्लियर? थर्ड कैटेगरी आती है डेप्यूटी मिनिस्टर्स, तो ये कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट के डेप्यूटी है, उनसे अटैच रहते हैं और इन्हें 600 पर मंथ अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, इस समय पर मंत्रालय में सिर्फ दो कैटेगरी के मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स और मिनिस्टर ऑफ स्टेट। डेप्यूटी मिनिस्टर नहीं है कोई भी। क्लियर? ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हम लोगों के पीएम और उनके ऑफिस से एसोसिएटेड है। क्लियर? ओके, तो ये सभी चीजें तो आप लोग बताइए, इसमें कोई डाउट किसी को हो किसी प्रकार का? ठीक है, तो बेसिक क्या ये ऑफिस है, कैसे काम करता है, वो सब हमने डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम सबसे जरूरी टॉपिक पूरे पॉलिटी का मैं स्टार्ट करूंगा, वो है ऑफिस ऑफ
पार्लियामेंट। ठीक है, भारत का संसद और संसदीय प्रणाली, वो पूरा हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए, सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।